यहाँ पर हम सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, यानी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे। तो सर्किट एनालिसिस के बारे में हम देखते हैं। सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस में जैसे कि टेलीगन्स थ्योरम एक किसके लिए वैलिड होती है? टेलीगन्स थ्योरम। तो टेलीगन्स थ्योरम की बात करें, टेलीगन्स थ्योरम में हमारी ये एनी लम्प्ड नेटवर्क के लिए वैलिड है। कोई भी लम्प्ड नेटवर्क हो उसके लिए ये वैलिड होगी। लम्प्ड नेटवर्क जैसे कि हमारे पास में लीनियर हो उसके लिए भी ये वैलिड है, हमारे पास में नॉन लीनियर हो यानी नॉन लीनियर नेटवर्क है उसके लिए भी ये वैलिड है, पैसिव नेटवर्क के लिए भी वैलिड है एंड एक्टिव नेटवर्क के लिए भी पैसिव वैलिड है और टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट के लिए भी ये पॉसिबल है यानी कि वैलिड है। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क एंड वेरिएंट नेटवर्क इसके लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमें एक सर्किट दे रखा है, सर्किट किस तरीके से दे रखा है, जैसे हमारे पास में ये सर्किट है, प्लस माइनस रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पर 4 ओम कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर 2 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 0 दे रखी है, लेकिन इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। फिर यहाँ पर ये 2 दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसके द्वारा पावर कितनी, मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी इस नेटवर्क के अंदर। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर से भी हम कैलकुलेट करें, आई स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो आई की स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू करंट कितनी है हमारी 10 एम्पियर, अब ये 10 एम्पियर है, आर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब शॉर्ट हो गई, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर शॉर्ट होगी तो इसका मतलब इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 ओम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको कंबाइंड भी करते हैं तो यहाँ पर भी 4 ओम हो जाएगा और इधर भी 4 ओम, यानी इसको सेक्शन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट करके तो ये 2 ओम हो जाएगा, 4 ओम पैरेलल के अंदर हो जाएगा तो 2 ओम हो जाएगा। आई स्क्वायर आर से हम करें तो टोटल आर इक्वलेंट हमारा आ जाता है 2 ओम। यहाँ पर आर इक्वलेंट 2 ओम कैसे आएगा कि थेवेनिन इक्वलेंट हम निकाल देंगे यहाँ पर इस तरीके से, इसको ओपन करके थेवेनिन इक्वलेंट निकाल लेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होते हैं ये 4 ओम है पैरेलल में चला जाएगा यानी 2 ओम हो जाएगा और फिर 2 ओम और ये 2 ओम कितने में आ जाएगा 4 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा हमारा 4 ओम। जैसे ये 4 ओम हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे क्या है, जैसे ही करंट क्या है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाता है और ये 2 ओम क्या हो जाएंगे 4 ओम, 4 ओम पैरेलल में है तो ये दोनों इक्विवेलेंट को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 ओम और आई की वैल्यू कितनी रखी 10 एम्पियर, तो आई स्क्वायर आर से हम निकाल रहे हैं 10 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 200 वाट हमारे पास में टोटल पावर जो डिलीवर है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे यहाँ पर करंट हमें निकालनी है 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसे 2 ओम है यहाँ पर, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दे रखा है प्लस माइनस 20 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है प्लस माइनस पोलरिटी का भी ध्यान रखना है 10 वोल्ट। हमें यहाँ पर 3 ओम के थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो हमें निकालनी है, तो 3 ओम के थ्रू करंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम केवीएल लगा करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, केवीएल यहाँ पर वी मान लेते हैं, फिर वी
माइनस के 10/2 प्लस v/3 KCL, इस पॉइंट पर लगा देते हैं KCL, और इधर आ जाएगा हमारा प्लस v माइनस के 20/5, इस तरीके से करेंगे। तो जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं हम, जैसे कि 15, 20, 25, 30 एलसीएम ले लिया हमने, इक्वल टू 0। तो 30 एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम से हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व, इक्वल टू 0, तो 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15 भी माइनस के 150 प्लस के 3 से देंगे 10 भी आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देंगे तो 6 भी आएगा, और माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 10 25 और 36 31वीं, यानी 31वीं इक्वल टू हो गया हमारा 270। अब ये हमारे पास v की वैल्यू आई है 270/31। अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, किसके अंदर, 3 ओम के अंदर। तो v/r से हम निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी, v कितना है हमारा 270/31 इंटू r की वैल्यू कितनी है 3। तो इसे हम भाग भी देंगे यहाँ पर, तो 90 का भाग देते हैं तो 9 3 27, यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ के आसपास एम्पियर की वैल्यू आनी चाहिए, करंट की वैल्यू। यानी 2 पॉइंट कुछ एम्पियर यहाँ पर करंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 हो जाएगा, 93 का 3 9.8 के आसपास कुछ एम्पियर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम डुअल पेयर के बारे में। जैसे डुअल पेयर ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। डुअल पेयर ऑफ कैपेसिटेंस, तो डुअल पेयर ऑफ कैपेसिटेंस हमारा कहलाता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहलाता है हमारा वोल्टेज। कैसे हम बात करें, जैसे एनर्जी होता है I²R/T, और चार्ज होता है हमारा क्या, I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम चार्ज होता है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग टी से टी कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास आई आर। आई आर किसके इक्विवेलेंट होता है, वोल्टेज की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दी वर्क और एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज वोल्टेज और पोटेंशियल। यानी चार्ज को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर वर्क और एनर्जी है, उसकी यूनिट यूटिलाइज की जाती है। वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज टर्मिनेट करंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी करंट। जैसे पॉइंट 1 से हम अगर पॉइंट 2 तक करंट को ट्रांसफर करते हैं या कोई चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है करंट। एंड द रेट एट विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, और जिस रेट पर वर्क डन किया जाता है तो वर्क डन की रेट यहाँ पर कहलाती है, वर्क डन रेट कहलाता है हमारा पावर। एंड चार्ज पर यूनिट वोल्टेज वो होता है हमारा कैपेसिटेंस, यानी Q/V, ये होता है हमारा कैपेसिटेंस। इसको बोलते हैं हम चार्ज
पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज होता है हमारा क्या, कैपेसिटेंस कहलाता है, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हम बात करें जैसे मिलमांस थ्योरम की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिलमांस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द मिलमांस थ्योरम, मिलमांस थ्योरम क्या कहती है? According to the Millman's theorem, there is n voltage source with n internal resistance. हमारे पास में n वोल्टेज सोर्स है और n ही हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सभी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देन दीज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय, तो अकॉर्डिंग टू मिलमान थ्योरम ये सोर्सेज हैं किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मिलमान थ्योरम ये यहाँ पर रिप्लेस किए जाते हैं किसके द्वारा? सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ आर, सिंगल voltage source in series with R, ये इसके द्वारा यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि एक हमें यहाँ पर दे रखा है 5 थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये 10 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 40 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर दे रखा है 16, यहाँ पर दे रखा है 8, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 5 वोल्ट, और यहाँ पर करंट है हमारे 1 एम्पियर, ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात, हमें यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट जो ज्ञात करना है वो इस पॉइंट के अक्रॉस ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लेते हैं ए और बी, इसके बीच में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो इसके बीच में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो वोल्टेज सोर्स तो हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो इसको डायग्राम को अगर रीड्रॉ करें तो डायग्राम जैसे इसको रीड्रॉ करेंगे हम, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये ओम है हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, ये वाला कितना दे रखा है 10 है, तो इसको हम 10 बना देते हैं, ये 40 है, ये हमारा 10 है। तो जैसे 10 है हमारा, 40 के थ्रू हमें निकालना ही है, इसको हमने नाम दे दिया ए, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया वोल्टेज सोर्स, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया हमने 16, और इसको नाम दे दिया 8, और बाकी है उसको पैरेलल कर दिया, इसको हम ओपन कर दिया, करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं। तो ए बी के थ्रू हम देखें यहाँ पर जैसे कि 10 और कौन सा है 10 है और 16 है, और इधर हमारा 8 है, तो 16 और 8 ये दोनों क्या चले जाएंगे, सीरीज में चले जाएंगे। तो सीरीज में जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 और 10 के कितना हो गया, पैरेलल में हो गया, 24 10 के पैरेलल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 240 डिवाइड बाई 34, क्योंकि 16 8 24 हो जाएगा, 24 10 के पैरेलल में चला जाएगा, तो इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आएगी। और वोल्टेज सोर्स है हमारा, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर जो 5 वोल्ट है ये यहीं पर शो करेगा डायरेक्ट, यानी वीटीएस की वैल्यू तो 5 आएगी हमारे पास, वीटीएस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो
एक पेपर है उसके अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है आर इक्वलेंट 6 ओम। तो ये भी हम देख सकते हैं कि 6 ओम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस हिसाब से तो 240 डिवाइड बाई 34 आर इक्वलेंट की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन पेपर के अंदर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, VTH की वैल्यू 5 वोल्ट और आर इक्वलेंट की वैल्यू 6 ओम दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें एक लंप्ड नेटवर्क दे रखा है, यानी इक्वल इम्पोर्टेंस जो कि पहले कनेक्टेड है इसके अंदर डेल्टा के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल इम्पोर्टेंस हम कोई भी मान सकते हैं, ये आर है, आर मान सकते हैं, ये डेल्टा के अंदर कनेक्टेड है, ये पहले डेल्टा के अंदर कनेक्टेड है इक्वल इम्पोर्टेंस। अब क्या होता है जब इक्वल इम्पोर्टेंस डेल्टा के अंदर कनेक्टेड है तो यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या होगी, कोई भी पावर हम निकाल लेंगे यहाँ पर पावर की वैल्यू। अगर यहाँ पर हम पावर की वैल्यू निकालते हैं तो पावर होती है v² डिवाइड बाई, जहाँ भी पावर निकालनी है, जैसे पावर निकालनी है ए के थ्रू तो ये RA हो जाएगी, क्योंकि इक्वल इम्पीडेंस में डेल्टा के अंदर क्या होता है, डेल्टा के अंदर इस तरीके से बनाते हैं डेल्टा, तो इसमें इनको हम बढ़ा देंगे आगे, यानी वोल्टेज सेम रहता है हमारे पास, वोल्टेज सेम। तो इक्वल इम्पीडेंस है हमारी, पहले तो क्या है, equal impedance are connected first in delta across three phase balance supply. If the same impedance are connected in star, अगर इन्हीं को हम स्टार कनेक्ट कर देते हैं, इन्हीं को किनको, ये इम्पीडेंस जो है हमारी, तो जैसे पावर हमारी यहाँ पर तो आ रही है V² डिवाइड बाई RA, क्योंकि पावर हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको स्टार के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि स्टार के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये निकालना होगा RA की वैल्यू, यानी ये वाला रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे R² डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे R², यानी ये रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे R² डिवाइड बाई 3R, तो R से R कैंसिल कट जाएगा, यानी 1/R डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो स्टार कनेक्शन के अंदर बनेगा इम्पीडेंस का डायग्राम वो इस तरीके से बनेगा, R डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये R डिवाइड बाई 3, ये R डिवाइड बाई 3, ये R डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर अगर हम पावर कैलकुलेट करेंगे R डिवाइड बाई 3 के अकॉर्डिंग तो क्या होगी पावर, यहाँ पर जैसे पावर जो है स्टार कनेक्टेड के अंदर वो हम निकालेंगे, स्टार कनेक्टेड के अंदर पावर होती है V² डिवाइड बाई 3 टाइम्स R स्टार, इस तरीके से होगा। अब हम कहें कि स्टार कनेक्शन के अंदर और डेल्टा कनेक्शन के अंदर पावर क्या है, ये डेल्टा कनेक्शन के अंदर पावर है, P डेल्टा के अंदर V² डिवाइड बाई R डेल्टा ही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करें, यानी पावर का दोनों का रेशन हम दिखा दें, यानी स्टार के अंदर पावर डिवाइड बाई डेल्टा के अंदर पावर, तो क्या आएगी, स्टार के अंदर पावर हमारी V² डिवाइड बाई 3R है, या R डेल्टा स्टार कह सकते हैं, और डेल्टा के अंदर क्या है V² डिवाइड बाई RA ऊपर चला जाएगा, तो इसमें V² से V² कट जाएगा, RA से RA कट गया, यानी 1/3 आ गई पावर हमारी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार के अंदर पावर है वो क्या आ जाएगी, 1/3 टाइम्स डेल्टा के अंदर पावर। तो जब भी इम्पीडेंस रिप्लेस की जाती है डेल्टा से स्टार के अंदर तो पावर भी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग, यही पावर हमारी क्या हो जाएगी स्टार के अंदर, यानी पावर कंज्यूम्ड विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू, यानी स्टार के अंदर जो पावर है वो डेल्टा के अंदर जो पावर थी उसकी 1/3 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि इम्पीडेंस यहाँ पर रिप्लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं। साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट, उसके फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर, उसके फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है
1.11। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे एक सर्किट दिखा रहा है, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें रेजोनेंस पर निकालना है। यानी यहाँ पर है हमारा R दे रखा है 50, ये दे रखा है J25 L की वैल्यू, यानी XL की वैल्यू है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी ये हो जाएगी हमारी JXC। और यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है VS, यानी कि सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जैसे XL इक्वल टू होता है XC। ये हमारा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी L के लिए हम यूज करते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये हमारा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। अब इक्वल होने की वजह से XC की XL की वैल्यू है XC की इक्वलेंट होगी, तो यहाँ पर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 25। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हमें निकालना है यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना है। जैसे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो है हमारा वेव फॉर्म के अंदर कौन सी वेव फॉर्म है, उसके लीस्ट RMS की वैल्यू होती है, लीस्ट RMS वैल्यू। तो लीस्ट RMS वैल्यू है किसके लिए यहाँ पर होती है? लीस्ट RMS वैल्यू की बात करें तो लीस्ट RMS वैल्यू होती है हमारी ट्रायंगुलर वेव के लिए। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज में लीस्ट RMS वैल्यू होती है हमारी ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर वेव के लिए यहाँ पर लीस्ट RMS वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे लोअर पावर लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी पावर की बात करते हैं, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये होती है हमारी आई स्क्वायर मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाई आई मैक्सिमम का स्क्वायर, या मैक्सिमम हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। ये होती है हमारी लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, आई स्क्वायर मैक्सिमम आर डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट हम देखें बैंडविड्थ के लिए क्या एक्सप्रेशन है, यानी बैंडविड्थ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ ऑफ एनी सिस्टम in the range of frequency which current and which the current of output voltage is equal to। तो बैंडविड्थ यहाँ पर किसी सिस्टम की बात करें, फ्रीक्वेंसी फॉर विच रेंज यानी कि करंट एंड आउटपुट वोल्टेज है, वो हमारी बैंडविड्थ होती है 70.7%। दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ एनी सिस्टम इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू। करंट एंड वोल्टेज है वहाँ पर 70% ऑफ इट्स वैल्यू एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी करंट और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर कितनी होती है? 70.7% होती है। तो एक्सप्रेशन है बैंडविड्थ का, हम कैसे निकालते हैं? बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन हम निकालते हैं यानी कि F2 माइनस के F1, तो ये आता है हमारा R डिवाइड बाई 2πL, ये हमारी बैंडविड्थ आती है। अब हम बात करते हैं कि सोर्स इम्पीडेंस हमारी दे रखी है कॉम्प्लेक्स, क्या दे रखी है हमारी? सोर्स इम्पीडेंस है, ये हमें दे रखी है कॉम्प्लेक्स,
यानी कॉम्प्लेक्स सोर्स इम्पीडेंस हमें दे रखी है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हेन दी लोड इम्पीडेंस क्या होगी, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए लोड इम्पीडेंस क्या होनी चाहिए। कंडीशन है हमारी किसके लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमम ट्रांसफर पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन है हमारी कि लोड जो इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस वो हमारी होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमें निकालना है यहाँ पर पावर फैक्टर। सर्किट किस तरीके से दे रखा है हमारा, यहाँ पर देखते हैं आर हमारा दे रखा है 3 ओम, दूसरा आर दे रखा है 5, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है हमारी 6। यहाँ पर जो वोल्टेज है ये हमने मेजर किया है, यहाँ पर दे रखा है 100 वोल्ट। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये 16 वोल्ट दे रखा है, तो बाकी 40 वोल्ट यहाँ पर होगा, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है, कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 8 आ रही है, और ये एक्सएल की वैल्यू है। अब एक्सएल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब एक्स की वैल्यू हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, cos फाई का फार्मूला होता है यहाँ पर आर डिवाइड बाई जेड। तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जेड इक्वल टू होगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 10। तो हमारा जो कॉस है पावर फैक्टर है वो आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.8, ये हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा पावर फैक्टर होगा, क्योंकि एक्सएल सिर्फ दे रखा है इसलिए मतलब लैगिंग होगा पावर फैक्टर, तो 0.8 लेगिंग हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे क्या दे रखा है हमें, एक दे रखा है इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर में हमें दिया हुआ है कि साइनोसॉइडल करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी 10 मिली हेनरी का दे रखा है हमें इंडक्टर। करंट यहाँ पर जो फ्लो हो रही है इंडक्टर के अंदर वो बता रखी है 1 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू दे रखी है, यानी आरएमएस करंट है ये, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है। एवरेज डिसिपेटेड पावर हमें निकालनी है, एवरेज डिसिपेटेड पावर। तो एवरेज डिसिपेटेड पावर हम कैसे निकालते हैं, एवरेज डिसिपेटेड पावर अगर इंडक्टर के अंदर पूछे तो हमेशा एवरेज डिसिपेटेड पावर है यहाँ पर वो क्या होती है, इंडक्टर के अंदर एसी के अंदर 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर साइनसॉइडल करंट दे रखी है। ये करंट की वैल्यू वरना एम्पियर जो दे रखी है, ये साइनसॉइडल दे रखी है, साइनसॉइडल। साइनसॉइडल में एवरेज पावर की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि साइनसॉइडल में हम देखें यहाँ पर एसी दे रखा है, साइनसॉइडल में इस तरीके से होगा, तो एवरेज पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक सर्किट दे रखा है हमें, हाँ स्विच दे रखा है यहाँ पर, 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5 एम्पियर का यानी 5 हेनरी का इंडक्टेंस दे रखा है, और 60 वोल्ट का हमें दे रखा है वोल्टेज सोर्स, 60 वोल्टेज सोर्स। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि हमने अप्लाई किया है आरएल सर्किट के लिए, यहाँ पर जैसे नॉर्मल आरएल सर्किट देखा रखा है, आरएल सर्किट के लिए t इक्वल टू 0 पर 60 वोल्ट हमने अप्लाई किया है, लेकिन हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है एम्पियर के अंदर, t इक्वल टू 0 प्लस पर करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू हम ना यहाँ पर निकालते हैं t इक्वल टू 0 प्लस पर। तो कैसे निकालेंगे, ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर,
यहाँ पर सर्किट है, ओपन सर्किट हो जाएगा, इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर। यानी हम कहें एट टी इक्वल टू 0 प्लस ट्रांजिएंट कंडीशन हो जाएगी हमारी, ट्रांजिएंट कंडीशन। और ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर हमारा जो इंडक्टर है ओपन सर्किट हो जाता है, यानी इंडक्टर क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और जैसे ही हमारा इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाएगा ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। जैसे ओपन सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। नेक्स्ट हम देखें, जैसे आरएलसी सर्किट दे रखा है यूनिटी पावर फैक्टर पर, आरएलसी सर्किट यूनिटी पावर फैक्टर सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है हमें, सीरीज आरएलसी सर्किट एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो आरएलसी सर्किट दे रखा है यूनिटी पावर फैक्टर पर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें हम यहाँ पर, एफ आउटपुट यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या होगी, तो ये होगी 1/2 पाई √LC, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। एवरेज पावर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होगी, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर एवरेज पावर पूछी जाए तो हम कैसे निकालते हैं। एवरेज पावर हमेशा 0 होती है वैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर, एवरेज पावर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर की वैल्यू बात करें, यानी यहाँ पर पावर की वैल्यू तो 0 होती है। अब चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, प्योर इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, पावर 0 होती है, क्योंकि पी की बात करें, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। लेकिन एवरेज पावर हम देखें इंडक्टर के अगर, क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये पावर हमारी 0 हो जाएगी। क्योंकि चाहे कैपेसिटर हो इंडक्टर हो, या तो करंट है 90 डिग्री लैग करेगी इंडक्टर होगा तो, और वोल्टेज होगा तो लीड करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग है हमेशा करे कॉस फाई की वैल्यू 0 आने वाली है, तो कॉस फाई की वैल्यू जब तक 0 आ जाएगी तो पावर है यहाँ पर वो भी 0 होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें बताना है ये 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस में दे रखा है, कैपेसिटेंस में दे रखा है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कैपेसिटर ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन की वैल्यू, यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर कैपेसिटर हमारा क्या हो जाता है? ओपन सर्किट हो जाता है। ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर इंडक्टर ओपन होता है, लेकिन स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। कैपेसिटर क्या हो जाता है? ओपन सर्किट। कब होता है ये स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर होता है। जबकि जो इंडक्टर है हमारा, इंडक्टर कब होता है ओपन सर्किट? इंडक्टर ओपन सर्किट होता है ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर, ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट होने पर सारा वोल्टेज है यहाँ पर बता देगा ये। तो सोर्स वोल्टेज है पूरा कैपेसिटर के अक्रॉस दिखाई देगा, तो सोर्स वोल्टेज हो जाएगा यानी कि वीसी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करें पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या है। अगर हम बात करें साइनोसॉइडल वेव के लिए, यानी साइन वेव के लिए बात कर रहे हैं हम, साइन वेव के लिए, साइन वेव के लिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू की बात करें, आई एवरेज वैल्यू, आई एवरेज वैल्यू हमारी होगी 0.637 आई पीक वैल्यू। ये हमारी एवरेज वैल्यू है, 0.637 पीक वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आई पीक है, आई एवरेज के इक्विवेलेंट होगा, आई पीक इक्वल टू आई एवरेज। तो आई एवरेज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई एवरेज की वैल्यू होती है यहाँ पर 2IM डिवाइड बाई पाई। आई एवरेज इक्वल टू 2IM डिवाइड बाई पाई। अब यहाँ पर आई एवरेज है 2IM डिवाइड बाई पाई होती है, आई पीक की जो वैल्यू होती है वो IM की इक्वलेंट ही होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आई एवरेज आई पीक की वैल्यू बराबर होगी। तो आई पीक है हमारी आई एवरेज के बराबर होगी, यहाँ पर एवरेज के बराबर नहीं होगी, आई एम के बराबर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं रिलेशन कि आई एवरेज डिवाइड बाई आई पीक की वैल्यू क्या होगी, आई एवरेज डिवाइड बाई आई पीक। तो आई एवरेज हमारा है 2IM डिवाइड बाई पाई एंड टू आई पीक की वैल्यू आई एम के बराबर है, तो आई एम हो जाएगा यहाँ पर, आई एम से आई एम कट जाएगा, 2 डिवाइड बाई पाई क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई पाई। तो आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगी हमारी, आई एवरेज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा 0.637 आई पीक। तो ये हमारा रिलेशन होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम बात करें जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ द 25 वोल्ट। एवरेज वैल्यू, डीसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू हमने निकालनी है, जो कि डीसी वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है 25 वोल्ट। तो इसकी एवरेज वैल्यू भी बराबर होती है डीसी वोल्टेज के लिए, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों यहाँ पर बराबर होती है, यानी सेम होती है डीसी वोल्टेज के लिए। तो डीसी वोल्टेज के लिए वैल्यू में यहाँ पर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे मान लीजिए हमें पीक वैल्यू दे रखी है 14 एम्पियर, पीक वैल्यू दे रखी है किसी भी साइन वेव की, वो दे रखी है हमें 14 एम्पियर पीक वैल्यू। हमें निकालनी है इसकी आई एवरेज वैल्यू। तो आई एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? आई एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है आई एवरेज इक्वल टू 2IM डिवाइड बाई पाई, और आई एम इक्वल टू आई पीक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 2 × 14 डिवाइड बाई पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8.91 एम्पियर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे इंडक्टर के अक्रॉस हम बात करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। जैसे इंडक्टेंस हमारा दे रखा है
3 मिली हेनरी। इसके अक्रॉस हमने कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो भी मिली फेरेड में निकालनी है कैपेसिटेंस की वैल्यू। बहन जी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज 4 रेडियन पर सेकंड, यानी यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 4। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हमें 4 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, तो यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकालना चाहें, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे दे रखी है, तो कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे हम। 20.83 मिली फेरेड आ जाएगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कांस्टेंट करंट सोर्स दे रखा है हमको, यानी एक नेटवर्क दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। जैसे आर एल, ये आर की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू है, ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। फिर हम बात करें, ये आर है, ये कैपेसिटर दे रखा है, ये R2 है, और ये C है, ये R1 है, इसको हम दे देते हैं नाम। यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है वो I1 फ्लो हो रही है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 करंट फ्लो हो रही है, यानी यहाँ पर RL है, यहाँ पर RC है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कांस्टेंट करंट सोर्स है, I है वो स्विच किया जाता है t=0 पर, यानी t=0 पर ये स्विच हो जाता है। What are the value of I1 and I2 at t=0 with the zero initial condition? जीरो इनिशियल करंट कंडीशन के अंदर, इनिशियल कंडीशन, तो जीरो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है किसकी वैल्यू? I1 एंड I2 की वैल्यू। तो I1 और I2 की वैल्यू जीरो इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले t=0 पर क्या होगा? एक तो हमें यहाँ पर I की जो वैल्यू दे रखी है वो भी हमें पता होना चाहिए। I हमारा दे रखा है, कांस्टेंट करंट सोर्स दे रखा है, कांस्टेंट करंट सोर्स। तो करंट कांस्टेंट करंट सोर्स के साथ में ये किस तरीके से बिहेव करते हैं? तो कांस्टेंट करंट सोर्स की बात करें तो हमारा जो L है, इंडक्टर है, t=0 पर क्या होगा? ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर चला जाएगा, तो L हमारा क्या हो जाता है? ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर ओपन सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर क्या हो जाता है? ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये चेंज होगा तो सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनेगा? ये करंट सोर्स रह जाएगा हमारा I, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रह जाएगा, ये इंडक्टर है हमारा ओपन रह जाएगा, तो ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये ओपन से क्लोज हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर। अब हम देखें यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया, यहाँ तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो करंट फ्लो कहाँ होगी? यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू यानी I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1=0 और I2=I हो जाएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यानी I1=0 हो जाएगा और I2=1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट दे रखा है हमें। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट क्या होगी? तो हम बात करेंगे यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इनपुट इम्पीडेंस सर्किट की क्या होगी। तो सर्किट का जो इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस
वो होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ सर्किट करंट। अगर स्टेडी स्टेट करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। वन है, ये यहाँ पर 0.5 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट हमें ज्ञात करना है। स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू क्या होगी? तो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालना है एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट। इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट होना चाहिए स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट के लिए, यानी टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर। ट्रांजिएंट इस कंडीशन के अंदर तो इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट हो जाता है, लेकिन स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर इंडक्टर हमारा हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंडक्टर हमारा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट यहाँ पर हो जाएगी वी डिवाइड बाई आर से हम निकाल लेंगे। वी हमारा 1, आर वी हमारा 1 है, तो ये आ जाएगी 1 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एक सर्किट हमें दे रखा है, ट्रांजिएंट से रिलेटेड ही है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 100 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट दे रखा है। ये हमारा स्विच है, ये हमारा 1 ओम है, और यहाँ पर जो इंडक्टर दे रखा है वो है यहाँ पर 0.01 हेनरी। ये हमारा दे रखा है स्विच। अब यहाँ पर हमें जैसे निकालना है क्या, नेटवर्क हमें दे रखा है आई टी की वैल्यू निकालनी है किसी भी इंस्टेंट पर, यानी किसी भी टाइम पर आई टी की वैल्यू हमें निकालनी है। आई टी मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी। तो स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। स्विच क्लोज एट टी इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया है। तो करंट एट एनी इंस्टेंट टी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि इंडक्टर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो नेटवर्क के अंदर बात करें हम यहाँ पर, तो वैल्यू क्या होगी नेटवर्क के अंदर, यानी कि फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम फाइनल वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें, स्विच है ओपन सर्किट का रहेगा टी इक्वल टू 0 पर, यानी हम बात करें जो आई टी की वैल्यू है वो क्या होती है, आई टी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टू प्लस फाइनल वैल्यू, यानी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। इससे हम निकालेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एट टी इक्वल टू 0 माइनस, टी इक्वल टू 0 माइनस तो क्या होगा, स्विच ओपन होगा, स्विच ओपन, और स्विच ओपन होगा यानी कि हम कह सकते हैं आई इक्वल टू 0 माइनस, तो ये होगा 0, स्विच ओपन हो गया। और हम टी इक्वल टू 0 प्लस पर बात करें, टी इक्वल टू 0 प्लस पर स्विच क्लोज होगा, इंडक्टर है ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, स्विच क्लोज्ड एंड इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट। और जैसे ही टी इक्वल टू 0 पर होगा, ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर से इंडक्टर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है।
अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि हमारे बात करें इंडक्टर जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो भी आई इक्वल टू जीरो प्लस पर भी जीरो होगी। यानी हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू जीरो माइनस पर भी जीरो है और जीरो प्लस पर भी जीरो है, दोनों कंडीशन के अंदर जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ओपन है ही है, वो स्विच बंद ही नहीं किया टी इक्वल टू जीरो माइनस पर, और टी इक्वल टू जीरो पर जैसे ही स्विच को बंद किया है तो इंडक्टर हमारा ओपन हो गया, तो इसलिए करंट की वैल्यू जीरो है। तो हम कह सकते हैं फाइनल करंट की वैल्यू की बात करें, यानी टी इक्वल टू फाइनल करंट पे, यानी टी इक्वल टू फाइनल यानी इनफाइनाइट पर, तो टी इक्वल टू स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई। यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो इंडक्टर हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये होगी स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर हमारा हो जाता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर आई इक्वल टू 10 वोल्टेज है डिवाइड बाई आर की वैल्यू 1, तो ये हो गया 10 एम्पियर। तो फाइनल वैल्यू होगी हमारी 10 एम्पियर, और ट्रू की वैल्यू क्या होगी एल डिवाइड बाई आर, ये टाइम कॉन्स्टेंट होता है। एल की वैल्यू क्या है 0.01 है हमारे पास में, एल की वैल्यू यहाँ पर हम देखें 0.01 डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है 1 है, तो 0.01 डिवाइड बाई 1, तो 0.01 ही हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं 1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगी टी की वैल्यू, 1 डिवाइड बाई 100, यानी टी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगी। तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा टी बाई टू के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करें हम, तो कैसे करेंगे, फार्मूले में अप्लाई करेंगे। इनिशियल वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आई ऑफ टी इक्वल टू जीरो माइनस फाइनल वैल्यू कितनी है 10 है, जीरो माइनस 10 आ गया, फिर ई की पावर माइनस टी बाई टू, तो टी की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें टो की वैल्यू पता है, टो की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 100, यही है, प्लस फाइनल वैल्यू 10 है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 10, हम क्या ले लेंगे, ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस के 10 ई की पावर माइनस 10 ऊपर 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 ठीक हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये कि यहाँ पर स्विच को टी इक्वल टू जीरो पर क्लोज किया गया है, तो आई टी की जो वैल्यू है यानी कि करंट वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू 10 माइनस के 10 ई की पावर माइनस 100 टी, तो ये ट्रांजिएंट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, यानी ट्रांजिएंट के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट बात करें जैसे कि जैसे आई एस सोर्स करंट है, ये 1 है, और ये हमारा कैपेसिटर है यानी 1 माइक्रोफेराड है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर कि आई एस की जो वैल्यू है वो यूटी दे रखी है, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन है वो, यहाँ हम कह सकते हैं आई एस सोर्स करंट है वो है यूटी यहाँ पर। देन व्हाट इज द इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है, कैपेसिटर वोल्टेज वो भी कब का निकालना है, एक तो इनिशियल कंडीशन में निकालना है और एक हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन में निकालना है, स्टेडी स्टेट
कंडीशन, दोनों के लिए हमें कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमें दोनों कंडीशन में निकालना है। तो हम देखें यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में देखते हैं। इनिशियल कंडीशन में हमारा जो करंट है कैपेसिटर के अक्रॉस जो जाएगा तो वोल्टेज है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है IC इक्वल टू, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हम देखते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज यानी कैपेसिटर है वोल्टेज में चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यहाँ पर वो हमारा इनिशियल कंडीशन के अंदर होगा 0 वोल्ट इनिशियल कंडीशन के अंदर, क्योंकि कैपेसिटर हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट इनिशियल कंडीशन में। यानी कि ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और जैसे ही स्टेडी स्टेट कंडीशन में चलेगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने की वजह से जो यहाँ पर वोल्टेज होगा यानी करंट यहाँ पर जो फ्लो होगी वही करंट है। ये वोल्टेज यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। यानी वो पूरा के पूरा यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज शो हो जाएगा। तो यानी फाइनल कंडीशन में यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और हमारा वोल्टेज मिल जाएगा हमें 1 वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे डेल्टा कनेक्टेड पॉलीफेज सर्किट दे रखा है। डेल्टा कनेक्टेड पॉलीफेज सर्किट, डेल्टा कनेक्टेड पॉलीफेज सर्किट दे रखा है हमें। लाइन करंट रिलेटेड टू IP, यानी लाइन करंट है वो IP के किस तरीके से रिलेटेड होगी। लाइन करंट रिलेटेड टू IP। तो लाइन करंट रिलेटेड टू IP हम बात करें यहाँ पर तो जैसे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम दे रखा है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है? डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इस तरीके से होता है हमारा। इसमें इसको हम बढ़ा देते हैं आगे तो इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहती है। वोल्टेज सेम एंड करंट डिफरेंट। करंट डिफरेंट मतलब लाइन करंट है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर उसमें चेंज होगा। यहाँ पर डेल्टा कनेक्ट सिस्टम लाइन करंट है फेज करंट में चेंज होता रहता है। तो हम कह सकते हैं लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट होती है। अब ये किस में होता है? जिसे पॉलीफेज दे रखा है यहाँ पर, यानी पॉलीफेज सर्किट दे रखा है। लाइन करंट इज रिलेटेड टू √3 टाइम्स दी फेज करंट, ये हम कह सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि सर्किट के अंदर। जैसे यहाँ पर दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 50 वोल्ट रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज दे रखा है। इंडक्टर के थ्रू हमें वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट और कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज दे रखा है हमें 100 वोल्ट और हमें सोर्स वोल्टेज निकालना है। यहाँ पर करंट भी फ्लो हो रही है, हमें ये सोर्स वोल्टेज निकालना है। तो सोर्स वोल्टेज कैसे निकालते हैं? तो पहली बात तो ये रेजोनेंस कंडीशन दे रखी है हमें, ये भी हमें ध्यान रखना है कि सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में दे रखा है। या फिर हम कह सकते हैं XL इक्वल टू XC है। तो ये क्या हो गया? रेजोनेंट कंडीशन हो गया। यानी X वोल्टेज है VL इक्वल टू VC है, इसका मतलब ये रेजोनेंट कंडीशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि
रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, जो सोर्स वोल्टेज है वो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके इक्विवेलेंट होगा, तो सोर्स वोल्टेज हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ट्रांजिएंट टाइम ऑफ सीरीज आरसी सर्किट हमें निकालना है। ट्रांजिएंट टाइम ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, जैसे हम बात करें ट्रांजिएंट टाइम ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, तो सीरीज आरसी सर्किट का ट्रांजिएंट टाइम निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट दे रखा है 8, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 8 मिली फेरड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8 किलो ओम। तो ट्रांजिएंट टाइम निकालते हैं तो आरसी से निकाल देंगे, तो 8 इंटू 10⁻³ माइनस 3 इंटू 8 इंटू 10⁻³, तो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 64। ट्रांजिएंट टाइम क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट 64 आ जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं जैसे कि एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर हैं, दोनों तीनों चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड हैं सर्किट के अंदर। तो हम बात करते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, और इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमें दे रखी है RLC कनेक्टेड है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, F आउटपुट हर्ट्ज, इस तरीके से दे रखी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब इसके कंपोनेंट को डबल कर दिया जाए, यानी कि 2RC कर दिया, 2R 2L 2C, इस तरीके से कंपोनेंट को डबल कर दिया जाए, तो यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है डबल करने पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे कि एफ आउटपुट की फार्मूला होता है 1/2π√LC। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों को डबल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 2C, क्योंकि आर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो 2 आएगा, तो पहली वाली चेंज में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी एफ आउटपुट डिवाइड बाई 2 आंसर होगा, यानी जो पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी उसका हाफ हो जाएगा इस टाइम पर, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज द आइडियल कैपेसिटर। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल कैपेसिटर को तुरंत चार्ज कर देता है। उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है कि हम कह सकते हैं आइडियल चार्ज आइडियल कैपेसिटर, चार्ज आइडियल कैपेसिटर कैसे चार्ज करेगा, एक्सपोनेंशियली चार्ज नहीं करेगा, वो इंस्टेंटेनियसली चार्ज करेगा, तुरंत वो चार्ज कर देता है, तुरंत वहाँ पर सारा वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस शो हो जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियसली वो चार्ज कर देता है, इंस्टेंटेनियसली ये चार्ज कर देगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं तो ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू क्या होती है। ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू, सर्किट को क्लोज कर देते हैं, जैसे हमें एक सर्किट दे रखा है इस तरीके से, ये R है, ये L है, ये C है, RLC, यहाँ पर 50 वोल्ट है। अब सर्किट को हम क्लोज करेंगे t=0 पर, क्लोज स्विच, सर्किट को हमने क्लोज कर दिया है, तो जीरो इनिशियल कंडीशन एज्यूम करना है और ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू निकालनी है। जीरो इनिशियल कंडीशन को भी हमें एज्यूम करना है और ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहली बात तो जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे तो सर्किट है हमारा
सबसे पहले इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं, और जैसे इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बदलेंगे सर्किट, तो कैसे ड्रॉ हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में? लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जैसे 50 है तो 50/c हो जाएगा कैपिटल, 50/s हम कह सकते हैं। करंट है, वो करंट क्या हो जाएगी, IS करंट फ्लो होगी। रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, RS यानी कि 5 है, 5 ही रहेगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा j⍵L है, यानी इंडक्टर जो हमारा है j⍵L, वो हमारा हो जाएगा SL हो जाएगा, यानी j⍵L इक्वल टू SL। और कैपेसिटर है हमारा, वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा 1/j⍵c, दैट इज इक्वल टू 1/SC। ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/ω/c। अब हमें यहाँ पर IS की वैल्यू निकालनी है, तो IS की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी करंट जो फ्लो हो रही है वो उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो IS इक्वल टू होगा 50/S, तो यहाँ पर हम देखेंगे IS इक्वल टू 50/S, वोल्टेज डिवाइड बाई जो भी हमारा वैल्यू है यहाँ पर, जैसे कि 5 प्लस के SL प्लस के 1/SC, इसको हम रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 50/S, और यहाँ पर हो जाएगा LC हम अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर SC है तो SC हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 भी है, ये 5 प्लस SL है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर SC कॉमन ले लेंगे तो S² LC हो जाएगा, S² LC प्लस SC कॉमन ले लें हम, यानी हमने क्या किया, SC का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5SC और प्लस 1, यानी SC से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड बाई SC हो जाएगा। और इसमें भी हम क्या कर देते हैं, LC को भाग ले लेंगे, यानी 50/S है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर LC को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी LC को यहाँ से बाहर ले लिया हमने, या S से S कैंसिल आउट कर देते हैं तो C चला जाएगा ऊपर हमारा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू C, 50 इंटू C डिवाइड बाई, यहाँ से अगर LC हम बाहर ले लेते हैं तो LC बाहर लेते ही ये वैल्यू हो जाएगी S² प्लस 5/LS प्लस 1/LC, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं हम, इसको हम IS को इस तरीके भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी LC है, ये भी LC है, तो C से C कट जाएगा, 50/L हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 50/L डिवाइड बाई S² प्लस 5/LS प्लस 1/LC। अब इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करें हम तो क्या होगा, L और C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देते हैं। तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, जैसे हम क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ट्रांजिएंट करें, ट्रांजिएंट कंडीशन के अंदर हम देखें, ये करंट ट्रांजिएंट वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स दे रखा है, तो R की वैल्यू दे रखी है 5, L की वैल्यू दे रखी है 0.5 और C की वैल्यू दे रखी है 0.08, तो इसी को हम पुट कर देते हैं, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या होगी वैल्यू 50 डिवाइड बाई L की वैल्यू थी 0.5, तो 0.5 डिवाइड बाई S² प्लस
5 डिवाइड बाई एल की वैल्यू थी 0.5 एस प्लस 1 बाई एल सी की वैल्यू, एल की वैल्यू थी 0.5 एंड 2 सी की वैल्यू थी 0.08। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगी, 0.5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आई ऑफ टी की वैल्यू 100 डिवाइड बाई, यहाँ पर हम देखें ये क्या हो जाएगा, 10s हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर प्लस 10s इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस ये 8 × 40, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 40, लेकिन 0.040 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर अगर भाग देंगे तो 0.040 के अकॉर्डिंग ये भाग वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इस तरीके से आएगी 5 दूनी 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 0.040 का ऊपर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 40 का भाग इसमें दें हम तो इसे कट जाएगा 25 ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ में हम कह सकते हैं आई टी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई s प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आई टी, यानी इन्वर्स लाप्लास हम कर देते हैं तो आई टी इक्वल टू हो जाएगी 100 टी ई की पावर -5t। ये हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और यही हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, सीरीज आरएल सर्किट हमें दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया जाए सीरीज आरएल सर्किट, यानी ये हमारा आर है, ये हमारा एल है। आर की वैल्यू दे रखी है 30 ओम और एल की वैल्यू दे रखी है 0.06। ये सीरीज आरएल सर्किट दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी टाइम ज्ञात करना है, टाइम टेकन टू रीच द स्टेडी स्टेट, टेकन टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए हम टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर टाइम जो होता है आर एल सर्किट के लिए टो इक्वल टू एल बाई आर होता है। एल की वैल्यू कितनी है हमारी 0.06 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 30। तो 0.06 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 50 सेकेंड। अब यहाँ पर स्टेडी स्टेट के लिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 5 टाइम्स में पहुंचेगा स्टेडी स्टेट के लिए। तो टाइम टेकन टू रीच द स्टेडी स्टेट ये हो जाएगा 5 इंटू टू टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट आ गया 1/50। तो 5 इंटू 1/50 तो ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमें। क्या दे रखा है हमें, सीरीज आरएलसी सर्किट, रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 75 ओम, इंडक्टेंस हमारा दे रखा है, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है हमें 1 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है हमें 0.01 मिली फेरड। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटी फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर अंडर रूट एल बाई सी से हम क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर। अब इसको अगर हम बनाना चाहें, जैसे कि ये हमें ध्यान रखना है कि हम सीरीज आरएलसी सर्किट का अगर क्वालिटी फैक्टर निकालना, क्वालिटी कैसे निकालते हैं, क्वालिटी में हम मान लेते हैं क्रॉस लगा देते हैं कि कोई भी सर्किट की सीरीज में क्वालिटी निकालनी है तो उसका क्रॉस लगा दिया।
अब क्रॉस लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर, एल और सी, इधर वालों को हम अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे और इधर वालों को हम सेम में रख देंगे। तो ये 1/r अंडर रूट ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से माइंड में पिक्चर बना करके हम इसको याद रख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर है सीरीज RLC सर्किट का, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/r या हो गया 1/75 इंटू L/C। L की वैल्यू 1 है, यानी 1 मिली हेनरी है, तो 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई C की वैल्यू है मिली फेरड, तो 0.01 इंटू 10⁻³ तो इसे भी कट जाएगा पूरा, ये 100 हो जाएगा, यानी 10 बार आ जाएगा। यहाँ से 10 बार आ जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 75 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.133। तो ये क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 0.133। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मान लीजिए इंडक्टेंस हमें दे रखा है सर्किट का 2 हेनरी, इंडक्टेंस दिया हुआ है 2 हेनरी सर्किट का। करंट चेंज एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड। करंट चेंज रेट दे रखी है यहाँ पर, करंट चेंज रेट ये दे रखी है 10 एम्पियर पर सेकेंड। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF हमें निकालना है। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी? तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF हम निकालेंगे यहाँ पर E इक्वल टू L di/dt। ये तो होता है हमारा इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हम निकालते हैं। L की वैल्यू रखिए 2, तो हो जाएगा 2 इंटू di/dt की वैल्यू कितनी रखिए 10, तो क्या आ जाएगा 20 वोल्ट, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आ गया यहाँ पर 20 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मैग्नेटिक सर्किट की हम बात करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट कैरीज ए फ्लक्स ऑफ phi इन द आयरन पार्ट एंड फ्लक्स phi C इन द एयर गैप पार्ट। जैसे हमें बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट की, मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है phi I है, वो तो ले रहा है आयरन पार्ट के अंदर, कैरीज ए फ्लक्स phi I इन आयरन पार्ट, आयरन पार्ट, और फ्लक्स phi ईटा है एयर गैप पार्ट में लेंगे phi E, ये हम लेते हैं एयर गैप पार्ट में। मैग्नेटिक सर्किट phi I आयरन पार्ट में और phi E में। लीकेज कोफिशिएंट, तो लीकेज कोफिशिएंट की वैल्यू हम निकालते हैं। लीकेज कोफिशिएंट इक्वल टू फ्लक्स इन आयरन पाथ डिवाइड बाई फ्लक्स इन एयर गैप। फ्लक्स इन लीकेज कोफिशिएंट इक्वल टू फ्लक्स इन आयरन पाथ डिवाइड बाई फ्लक्स इन एयर गैप, एयर गैप। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स इन आयरन पार्ट phi I डिवाइड बाई फ्लक्स इन एयर गैप पार्ट, ये हो जाएगा phi E। तो ये होता है हमारा लीकेज कोफिशिएंट। अगर लीकेज कोफिशिएंट हमें निकालना हो, फार्मूला भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें हम,
तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर कि एम की वैल्यू निकालते हैं, एम इक्वल टू के अंडर रूड L1 L2। अगर हमें मान लीजिए L1 की वैल्यू भी देते हैं कितनी 0.8, L2 की वैल्यू दे दी मान लीजिए 0.2 दे दी, के की वैल्यू हमें दे दी यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमें दे दिया 0.9, तो हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पर, एम की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी 0.36 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे मैग्नेट इन दी in motion relative to the coil, when magnet is in motion relative to coil, induced EMF is produced। यहाँ पर हम कहें वहीं मैग्नेट इज इन मोशन यानी मैग्नेट मोशन में है रिलेटिव टू कॉइल, रिलेटिव टू ए कॉइल, टू ए कॉइल and induced EMF is produced and induced EMF is produced। It does not depend upon, तो ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, it does not depend upon। तो हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड की बात छोड़ देते हैं, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर फ्लक्स स्ट्रेंथ ऑफ पोल पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स स्ट्रेंथ ऑफ पोल पर ये डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा मोशन ऑफ दी यानी मोशन ऑफ दी मैग्नेट पर डिपेंड करेगा, मोशन ऑफ दी मैग्नेट पर ये डिपेंड करेगा। तीसरा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ दी कॉइल पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न ऑफ दी कॉइल पर ये डिपेंड करेगा। और हम बात करें यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, यानी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, नॉट डिपेंड। तो यहाँ पर डिपेंड की बात करें तो ये रेजिस्टेंस, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि दो कंडक्टर हैं पैरेलल करंट को ले जा रहे हैं, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग ए करंट इन सेम डायरेक्शन। तो हम बात करें टू पैरेलल कंडक्टर हैं सेम डायरेक्शन में करंट को ले जा रहे हैं। फिर क्या होता है सेम डायरेक्शन में करंट को ले जाने के बाद में कि उनके बीच में किस टाइप का फोर्स काम करेगा। अगर मान लीजिए हमारा ये कंडक्टर है, ये इस डायरेक्शन में करंट को ले जा रहा है, एक और दूसरा कंडक्टर है ये भी इस डायरेक्शन में करंट को ले जा रहा है। तो हम बात करें यहाँ पर जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में करंट को ले जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेट इस तरीके से हो रहा है, लो यहाँ पर ले जा रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की बात करें हम तो इस तरीके से हो रहा है, लो तो यहाँ पर ये दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं, यानी फोर्स यहाँ पर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दी, क्योंकि ये अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स किस तरीके से काम करेगा, देयर इज अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन दी कंडक्टर, तो यहाँ पर काम करता है अट्रैक्टिंग फोर्स। जब भी दो पैरेलल कंडक्टर हैं सेम डायरेक्शन में करंट को ले जा रहे होते हैं तब ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला, ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है
मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यानी जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिलक्टेंस, और जो करंट का अपोज करती है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं रिलक्टेंस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड जो सर्किट होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं दो कॉइल हैं, उनका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 1 हेनरी और 2 हेनरी। तो हमारे पास क्या दे रखी है, दो कॉइल दे रखी है, टू कॉइल, उनका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है सेल्फ इंडक्टेंस, एक का दे रखा है 1 हेनरी और एक का दे रखा है 2 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा है 1 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के बीच में वो दे रखा है 1 हेनरी। और यहाँ पर हमें देखना है कि करंट जो ले जा रही है, पहली जो कॉइल है वो करंट ले जा रही है 2 एम्पियर, दूसरी जो कॉइल है वो करंट ले जा रही है √2 एम्पियर। ये करंट भी उसमें दे रखी है। हमें निकालना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी फील्ड। क्या निकालना है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी फील्ड हमें कैलकुलेट करना है कि फील्ड में टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी। तो फील्ड में टोटल एनर्जी स्टोर्ड हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, जैसे इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब यहाँ पर L1 I1 स्क्वायर से हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू L1, L1 क्या होगा 1 होगा, I1 स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस हाफ L2 क्या हो गया 2 हो गया, इंटू I2 स्क्वायर करंट का स्क्वायर क्या हो गया √2 का स्क्वायर हो गया, यानी I2 का स्क्वायर। तो ये L1 हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस हम बात करें M L1 I1, तो M क्या दे रखा है यहाँ पर 1 दे रखा है, L1 I1 और I2 दे रखा है, I1 हमारा 2 एम्पियर है और I2 हमारा √2 है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये से कट जाएगा 2 बार, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस, इससे भी कट जाएगी तो ये भी हो जाएगी 2 प्लस ये हो जाएगी 2 √2, तो हो जाएगी 4 प्लस 2 √2, तो 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस √2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी फील्ड। नेक्स्ट हम बात करें रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड ऑन, मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा जो रिलक्टेंस ऑफर किया जाता है वो किसकी चीज पर डिपेंड करता है, रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक सर्किट। तो रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक सर्किट है यहाँ पर वो होगा RL इक्वल टू 1/μ इंटू A। RL इक्वल टू L डिवाइड बाई यानी 1/μ इंटू ए से हम निकालते हैं। तो ये किसकी चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक पाथ की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल।
पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की लेंथ पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि हमें पोटेंशियल एमईएफ की वैल्यू निकालनी है एम्पियर टर्न के अंदर, किसी कॉइल के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल एमईएफ की वैल्यू हमें निकालनी है। किसके अंदर निकालनी है पोटेंशियल एमईएफ की वैल्यू? इन कॉइल हमें निकालनी है, कोई कॉइल है उसके अंदर हमें निकालनी है। इसका टर्न रेशियो यानी नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर दे रखा है 120 और करंट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पर एमईएफ की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट यानी N इंटू आई। नंबर ऑफ टर्न हमारे पास है 120 इंटू करंट की वैल्यू क्या है 0.1, तो ये आ जाएगा 12 आंसर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी कॉइल, N टर्न की कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी? N टर्न कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है यहाँ पर वो देते हैं E इक्वल टू माइनस के N डी फाइव बाई डी टी, और ये नेगेटिव साइन है, ये इंडिकेट करता है अपोजिशन ऑफ फ्लक्स चेंज ड्यू टू दी लेंस लॉ, यानी कि फ्लक्स के चेंज का अपोजिशन करता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम दी सोर्स हमें निकालना है। एक नेटवर्क देखा है उसके अंदर, जैसे नेटवर्क यहाँ पर दिया हुआ है, सोर्स दे रखा है यहाँ पर 100 इंटू 10 अंडर रूट 10 वोल्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, इंडक्टेंस दे रखा है J10 और कैपेसिटर दे रखा है माइनस के J10। तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? रिएक्टिव पावर निकालनी है, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी? तो रिएक्टिव पावर यहाँ पर होगा 0, यानी हम रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं? इसकी अगर रिएक्टिव पावर निकालते हैं वी आई साइन फाई निकालते हैं, और फाई एंगल तो हमारा 0 है, एंगल 0 है क्योंकि रिएक्टिव पावर का फार्मूला होगा Q इक्वल टू वी इंटू आई साइन फाई, और साइन फाई एंगल दोनों के बीच में क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। साइन 0 का मान 0 होता है तो रिएक्टिव पावर भी यहाँ पर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम पावर के लिए। जैसे एक दे रखा हमारा वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट, 8 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर एक और रेजिस्टेंस दे रखा है R का।
हमें यहाँ पर निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन निकालनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम क्या निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये 8 और 4 को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, 8 और 4 को हम इसको शॉर्ट सर्किट करके, यानी कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके हम आरटीएच निकाल देते हैं यहाँ पर। तो आरटीएच की वैल्यू निकालेंगे, आरटीएच इक्वल टू आरएल होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो आरटीएच की वैल्यू होगी हमारी 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 12। तो 32 डिवाइड बाई 12 से हम निकालें तो ये 4 से काट देते हैं 8 बार और 4 से काट देते हैं 3 बार, यानी 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन आर की वैल्यू क्या होगी, 8/3। तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।